जय हिंद प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। आज है 9 जुलाई और देखते हैं करंट अफेयर्स में कौन से ऐसे बिंदु रहे जो हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो हमें परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। आज का हमारा पूरा सेशन बहुत अच्छा हो, इसके लिए आप प्रयास करें थोड़ा सा कि इसके नोट्स बनाते चलें, और हम प्रयास करें कि अच्छे अच्छे तथ्य आपके लिए रोज़ लेकर आएँ और इन तथ्यों का संबंध आपकी परीक्षा से हो, इस चीज़ का ध्यान हम रखते हैं और आप भी ध्यान रखें कि आपको इन तथ्यों को तैयार करना होगा। चलिए बिना लपेट किए हुए हमें सेशन को शुरू किया जाए। लाइव क्लास में जिस तरह से आप रिस्पांस कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए और मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बहुत अच्छा हम आपके लिए तैयार करके लाएंगे। ठीक है, तो बिना रेड लपेट किए अपना सेशन शुरू किया जाए। लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने लोगों को जोड़िए जिनको पढ़ना है, बाकी को देने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए बहुत सारी दुकानें लगी हैं, आप कहीं पर भी जाकर कुछ भी पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले कल के सवाल का जवाब दीजिए। धर्मचक्र दिवस कब मनाया जाता है? नोट करेंगे, धर्मचक्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या 7 जुलाई? हमने पढ़ाया था इससे पहले सेशन में, तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को, कृष्ण गौतम बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसे आज जानते हैं कि जब वो सबसे पहले निकले थे अपने धर्म के प्रचार के लिए, तो इसके लिए शब्द यूज होता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो वही मनाया जाता है 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आपको जान के हैरानी होगी कि गौतम बुद्ध का जो उनका क्यों कहें, भारत का जो बौद्ध धर्म है, ये दुनिया में सबसे अधिक देशों में फैल चुका है, लेकिन विडम्बना है कि उसका प्रसार भारत में नहीं हो सका। कारण आप अच्छे जानते हैं, भारत में हिंदू धर्म सनातन धर्म के रूप में स्थापित था, जैन धर्म बौद्ध धर्म उसी की निकली हुई शाखाएँ हैं। ये नहीं कह सकते स्वतंत्र धर्म है वो। कल वो भी दोनों छात्र ही थे और उन्होंने कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जो स्वाभाविक है, कुरीतियाँ किसी धर्म में हो सकती हैं, हिस्सा बन जाती हैं धीरे धीरे। उन कुरीतियों से परेशान होकर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन नहीं, उन्होंने एक नए पंथ, एक आप सेक्ट कह सकते हैं उनको, तो उन्होंने एक नए सेक्ट का प्रवर्तन किया। उन्हीं में गौतम बुद्ध भी हैं जिन्होंने एक धर्म को मान्यता दी जिसको बौद्ध धर्म कहा गया। और आप अच्छे से पता है कि चाइना, जापान, हांगकांग, जितने भी देश है, ताइवान, ये सब बौद्ध धर्म आधारित देश हैं और भारत में ही बौद्ध धर्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कारण आप अच्छे जानते हैं, उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया गया किस चीज़ पर कि आपको लेसेस फेयर नहीं करना है, लेकिन आधुनिक भारत लेसेस फेयर पर डिपेंड है, इसलिए लोग उनकी मान्यताओं को नहीं स्वीकार करते। ठीक, चलिए इनको गौर से देख लीजिए, बहुत देर से इनको देख ही रहे होंगे। तो चलिए, चर्चा में रही 66वीं चेस ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये जीती हैं, ये भैया हैं जी आकाश। कौन है? जी आकाश। इन्होंने जीती है 66वीं ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता। अब जरा देखिएगा इसे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन दैट इज FIDE की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया है कि वो आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता। इसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। उसके साथ साथ गोवा के अमेडिया ऑडी में भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया था। आपको यहाँ याद रखना 66वें ग्रैंड मास्टर चेस के कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है जी आकाश। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अगला देखते हैं, सेल्फ स्कैन। नोट करेंगे, सेल्फ स्कैन नामक ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? ध्यान से, किस राज्य सरकार द्वारा? तो वेस्ट बंगाल द्वारा शुरू किया सेल्फ स्कैन। अब क्या है, जरा इसको एक एक करके देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह नई एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है ना। चलिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो आप ये जानते होंगे, सरकार ने, देखिए जब आप कोई जॉब करते हैं तो आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं सरकार को। अब उनको लादे घूमती है गवर्नमेंट, उनको यानी कुल सही शब्दों कहा जाए तो बहुत बड़ा एक बोझ लेकर घूमती गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लिए जाएंगे, PDF फाइल क्रिएट कर ली जाएंगी, आपके नाम से लॉगिन ID बन जाएगी। इसके बाद कागज़ की कमी क्या हो जाएगी, जो इस तरह परेशानी बढ़ रही, भाई कागज़ यूज़ करना बुरा नहीं है,
जब आप कागज़ यूज़ करते हैं तो किसी पेड़ को काटा जाता है, आप ध्यान से समझ लें। आप टिश्यू पेपर जब जाते हैं शादियों में, आप लेकर प्लेट पोंछने लगते हैं, तो आप ज़रा गौर करिए, केवल टिश्यू पेपर पर 12% पेड़ काटे जा रहे हैं दुनिया में इस समय। 12% पेड़ टिश्यू पेपर के लिए काटे जा रहे हैं। और अगर हम टिश्यू पेपर का यूज़ ना करें, अपने रुमाल का यूज़ कर लें, तो बेहतर है। हो सकता है कि एक समय आए कि टिश्यू पेपर की वजह से हमारे पेड़ कटने से बच जाएं। चलिए देखते हैं। स्टिप 2020 में किसे सदस्य के रूप में नामित किया गया? परेशान हो, स्टिप हम बता रहे हैं क्या है। स्टिप 2020 में किसे सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो ये है सीजो जॉर्ज। अब ये कौन है, कैसे हैं, पूरी कहानी नीचे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सीजो कुर्विला जॉर्ज की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020, दैट इज, नोट करेंगे, स्टिप का फुल फॉर्म साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिति में की गई है। वह स्टार्टअप विलेज के संस्थापक सीईओ होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। इसके साथ ही वह अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में भी शामिल हो गए हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं, है ना। जान गए होंगे कौन है सीजो जॉर्ज? यस, ये हैं स्टार्टअप विलेज के संस्थापक। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा भारत में नए इंटरप्रेन्योर स्टार्टअप विलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सीजो जॉर्ज के द्वारा। साथ ही रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी कौन है? सीजो जॉर्ज। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एनएसडीसी क्या है, जरा देखिए। माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल पेमेंट हेतु किसके साथ समझौता किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसी एनएसडीसी के साथ समझौता किया, जो यहाँ लिखा नहीं गया है, तो नोट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट एनएसडीसी के ई स्किल इंडिया पोर्टल से मिलकर शिक्षण संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। अब समझिए सही शब्दों में क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दैट इज एनएसडीसी के साथ समझौता किया है, जिसमें कोविड-19 के बीच कैसे बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए भविष्य निर्माण के लिए। ये किया है समझौता एनएसडीसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए अगला भी समझौता ही है, बहुत सारे समझौते आ चुके। ये सारे समझौते, यदि कोविड-19 नहीं होता तो इनके रूप कुछ और होते। फिर भी एसबीएम बैंक ने डिजिटल पेमेंट हेतु किसके साथ समझौता किया? नोट करेंगे, एसबीएम बैंक ने डिजिटल पेमेंट हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो जवाब होगा मास्टर कार्ड। अब नोट करेंगे एसबीएम। निजी ऋणदाता बैंक एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। एसबीएम बैंक इंडिया के ग्राहक अब मास्टर कार्ड सेंड का इस्तेमाल करके रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफ़र जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। अब ये था कहानी उसमें। अब एक लाइन में सुने, एसबीएम बैंक एक प्राइवेट बैंक है जो कि त्वरित ऋण देती है प्राइवेट सेक्टर में। ध्यान से रखना, इसने त्वरित धन देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। सही शब्दों में कहा जाए तो आपको एटीएम के द्वारा जल्दी से जल्दी धन ट्रांसफ़र करने के लिए समझौता किया है। एसबीएम बैंक के सीईओ हैं परावतनी वेंकटेश्वर रॉय। एसबीएम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट लुइस, मॉरिशस। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह। बागा नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मास्टर कार्ड का मुख्यालय भारत में नहीं भैया, अमेरिका में है ना। चलिए आप इनको तो जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यस, चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया जिसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे? तो ये लगाया गया मध्य प्रदेश में। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का रीवा में हो रहा है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र होगा। भैया होगा मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बारे में लिखो, कल ही हमने ढेर सारा पढ़ाया। चलिए ये देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के फोटो है, बहुत अच्छा है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि दी है या देगा? तो जवाब होगा $400 मिलियन। देखते हैं क्या है।
विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। $400 मिलियन की बद्धता में $381 मिलियन का ऋण और $19 मिलियन तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। अब 381 मिलियन का ऋण माने इसमें बहुत दीर्घकालिक, बहुत छोटा सा ब्याज देना 0.001%, और 19 मिलियन जो होता है ये गारंटी के तौर पर काट लिया जाता है कि आपको 381 मिलेंगे, 19 गायब हो जाएंगे। इस नई परियोजना का उद्देश्य पावन गंगा नदी के प्रदूषण स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना, जो लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है ना। चलिए ये देखते क्या है। कलर से तो जान ही गए होंगे किस गाड़ी का कलर है, ये किस कंपनी का लोगो कलर है, ओला। यस, ओला ने किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया, नोट करेंगे। ओला ऑनलाइन एक टैक्सी प्रोवाइडिंग कंपनी है जो हर प्रदेश में, हर देश में मोस्टली काम कर रही है। तो ओला ने समझौता किया है फ़ोन पे बैंक के साथ। किसमें? फ़ोन पे। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोन पे के साथ साझेदारी की। यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगा। चलिए अब आपके पास है कि भारत में कुल कितने पेमेंट्स बैंक हैं और उनके पेरेंट कंपनी कौन कौन सी हैं। ठीक, चलिए शायद ये सेकेंड लास्ट होगा। भारत ने किस देश के साथ तटरक्षा हेतु समझौता ज्ञापन किया? कितने सारे समझौते हो, ये समझौते 5 वर्ष बाद समझ में आएंगे देश के लिए। तो जवाब है इंडोनेशिया के साथ। देखिए क्या है, भारतीय तटरक्षक बल दैट इज ICD इंडियन कोस्टल गार्ड और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल बाकामला RI के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन पर दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में दोनों देशों ने समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया है ना। चलिए देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं कृष्णस्वामी नटराजन। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। चलिए अभी और ये भी है, गुड। देखते क्या है। इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने का एकाधिकार किसे मिला? नोट करेंगे। इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने का एकाधिकार मिला है ड्वेन जॉनसन को। किसको? ड्वेन जॉनसन को। इनका उपनाम है द रॉक। क्या नाम है इनका? द रॉक। रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर HQ के हेडक्वार्टर के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोअर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोअर हैं। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने के लिए कई लाख डॉलर मिलते हैं। चलिए ये था पर्याप्त मात्रा में महत्वपूर्ण बिंदु। आज बहुत बढ़िया हम लेकर आए पूरी कहानी ब्रह्मोस की। ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। विशाल ब्रह्मोस के बारे में जाने सब कुछ। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपण प्रणाली। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जनक शिवतन पिल्ले है। ध्यान नोट करेंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जनक शिवतन पिल्ले हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति। ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नदी से मिलकर बना है ब्रह्मोस। ब्रह्मास्त्र की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना है, यानी लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मोस कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। यह कंपनी भारत के DRDO और रूस के NPO का जॉइंट वेंचर है। एक संयुक्त उपक्रम में भारत की हिस्सेदारी 50.5 और रूस की 49.5 है। अगले देखें। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसके उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता भारत द्वारा विकसित की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर। कितनी? 290 किलोमीटर। अगला, ब्रह्मोस 300
किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। यह परमाणु हथियार से लैस भी है। यह 290 किलोमीटर दूरी लक्ष्य को भेज सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल जल सेना, थल सेना और वायुसेना तीनों के काम आ सकता है। कितना बड़ी बात है। और इस प्रकार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ब्रह्मोस को पनडुब्बी, विमान, जहाज और जमीन स्थित मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर जैसे बहुत मंचों से दागा जा सकता। सही शब्दों में तीनों आयामों से, जल, थल और नभ, तीनों ही से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस को एयरफोर्स के सुखायु विमान से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की खासियत है कि यदि इसे दागने के बाद लक्ष्य अपना रास्ता बदल देता है तो यह मिसाइल भी अपना रास्ता बदल देती है। यस, नीचे उड़ान के चलते ब्रह्मोस रडार को भी चकमा दे सकता है। अगला, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ओमान आदि जैसे कई देश भारत से ब्रह्मोस खरीदने की लाइन में खड़े हैं। अगला, ब्रह्मोस अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की मिसाइलों से बेहतर है क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। अगला, ब्रह्मोस का सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। ब्रह्मोस 2006 से भारतीय सेना में शामिल है। ब्रह्मोस की कुल लागत $2.7 मिलियन की है। ब्रह्मोस का कुल वजन 3000 किलोग्राम है। आगे देखते रहना। ब्रह्मोस मिसाइल करीब 8.5 मीटर लंबी है। सारा कहानी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ब्रह्मोस की रफ्तार लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रखने वाला भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना और सबसे पहली वायुसेना है। कितना बढ़िया टॉपिक था ना, नोट कर लीजिएगा, कहीं भविष्य में काम आएगा। आज आपके लिए अभ्यास का प्रश्न, क्योंकि देश जब हम रूस ही ले चुके हैं तो रूस आपका देश होगा। रूस की राजधानी मस्कवा। राष्ट्रपति पुतिन अभी जीत कर ही आए। ठीक, चलिए संसद का नाम लिखिए। निम्न में से किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता? नोट करेंगे, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो सेबेस्टियन विट्टल, वाल्टेरी बोटास, रोनाल्डो, माइकल शूमाकर। इसमें से किसने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब? ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ना भी अच्छा लगा हो तो भी आपको पढ़ना तो है, क्योंकि भैया अच्छा लगने के लिए तो नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ा तो जा रहा सिलेक्शन पाने के लिए। अब हमें निर्धारित करना है कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको अच्छा सेशन लगा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं दोपहर में अपने रियल समय पे। प्रयास करते हैं। वैसे आपको जो समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपको सूचना मिल चुकी होगी कि अब अपने यहाँ पर 4 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो हो सकता है मे बी कि लाइव क्लास के लिए समस्या हो, फिर भी प्रयास करेंगे हम आपके लिए उपलब्ध हों। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।